वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 1 या 2 ईयर का होना चाहिए। जो मिनिमल आपको डॉक्यूमेंट चाहिए ही होंगे आपके प्रोसीजर के लिए। इसका ओवरऑल जो कॉस्ट है वो आपको मैक्स 10,000 इंडियन रुपीज तक जाता है। वो डिफरेंट कंट्रीज का भी पीसीसी देना पड़ सकता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आज आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देन आई एम रूपल एंड आई मेक वीडियोस अबाउट ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल अराउंड द यूरोपियन कंट्रीज। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स और उसकी जो कितनी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है पूरा रेजिडेंस कार्ड के प्रोसेस से गो थ्रू होते टाइम। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली पहुंच जाए। सो पोर्चुगल में जब रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने की बात आती है तो उसके कई सारे प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। और ये भी मैटर करता है कि आप अपनी कंट्री से वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं या किसी और वीज़ा पे हैं या आप ऑलरेडी पोर्चुगल में प्रेजेंट हैं। तो हर प्रोसेस के लिए डिफरेंट आर्टिकल है, डिफरेंट आर्टिकल के हिसाब से डॉक्यूमेंट लिस्ट होती है। तो इस वीडियो में मैं उन डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाली हूँ जो कि सारी प्रोसेसेस में कॉमन है, जो मिनिमल आपको डॉक्यूमेंट चाहिए ही होंगे आपके प्रोसीजर के लिए। और अगर आप डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देखेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको आपकी होम कंट्री से लाने होते हैं और मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ कंट्री में आके बनवाने पड़ते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपको होम कंट्री से क्या क्या लाना पड़ेगा अपने रेजिडेंस कार्ड को बनवाने के लिए। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे आपकी होम कंट्री से, वो है पासपोर्ट और पीसीसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो पासपोर्ट के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपके पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो विद इन 6 मंथ्स ना हो और उससे काफ़ी ज़्यादा ही हो। और जो पीसीसी है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको अपनी होम कंट्री से करवाना होता है। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो जैसे अगर आप इंडिया में अप्लाई करने वाले हैं पीसीसी के लिए तो आप पीएसके के पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं जाके। इसकी जो फीस है वो 500 से 600 रुपीज़ लगती है, जो कि फ्यूचर में आगे बढ़ भी सकती है, बट ये अभी करंट फी है इसकी। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उस पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पीसीसी का सर्टिफिकेट एक बार आपको मिल जाता है तो फिर आपको उसे अपोस्टाइल कराना होता है। और जो अपोस्टाइल की कॉस्ट है वो 2500 इंडियन रुपीज़ से 5000 इंडियन रुपीज़ तक वेरी करती है। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे करा रहे हैं, उस हिसाब से आपको उसको पे करना पड़ सकता है। एक बार आपको पीसीसी अपोस्टाइल हो जाता है फिर आपको उसे ट्रांसलेट कराना होता है। और जो ट्रांसलेशन की कॉस्ट होती है वो पर पेज के हिसाब से होती है। और उसको आप इंडिया में भी करा सकते हैं या आप होम कंट्री में अपनी जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ पे भी करा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर पोर्चुगल में आके भी उसे करा सकते हैं। और ये जो कॉस्ट है यहाँ पे ट्रांसलेशन की वो एजेंसी टू एजेंसी वेरी करती है। तो एक कोई फिक्स कॉस्ट मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती कि आपको कितना चार्ज होगा। आप उनसे कोट ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पे नंबर ऑफ पेजेस, वो आपको बता देंगे कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो ये पीसीसी का पूरा जो आपको सर्टिफिकेट है और अपोस्टाइल ट्रांसलेशन, इसका ओवरऑल जो कॉस्ट है वो आपको मैक्स 10,000 इंडियन रुपीज़ तक जाता है। अगर आप अपना पीसीसी पोर्चुगल में कराते हैं तो पोर्चुगल में जो लिस्बन में इंडियन एम्बेसी है, आप वहाँ से अपना पीसीसी करा सकते हैं। और यहाँ पर जो कॉस्ट जाती है वो 20 से 30 यूरो की कॉस्ट जाती है। और जब आप यहाँ पर कराते हैं पीसीसी तो आपको उसको ट्रांसलेट नहीं कराना पड़ता है, तो आपको थोड़ी कॉस्ट यहाँ पे कम लग सकती है कि यहाँ पर कॉस्ट कम है। अगर आपका केस ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और आप मल्टीपल कंट्रीज़ में रहते हैं तो आपके केस में आपको डिफरेंट कंट्रीज़ का भी पीसीसी देना पड़ सकता है और उस केस में जो आपकी कॉस्ट है पीसीसी की वो बढ़ जाएगी। अगर आप पोर्चुगल में आके यहाँ पर मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं रेजिडेंस कार्ड, उस केस में आपको लीगल एंट्री भी दिखानी होती है। और वो लीगल एंट्री कोई स्पेसिफिक पेपर नहीं है। आप फर्स्ट डे आके यहाँ पर जहाँ भी रहेंगे, किसी होटल में रहते हैं या किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, तो आपको वहाँ के स्टाफ को रिक्वेस्ट करनी होती है कि वो सेफ को नोटिफाई कर दें कि आप यहाँ पर एंटर कर गए हैं। तो बेसिकली वो एक ईमेल होती है जो वो वहाँ से फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डे आके आप रुकते हैं तो आप उनसे बिल लें, उसमें अपना नाम आपका सारी डिटेल्स सही हो, क्योंकि आप खुद से भी वो रिसीट फॉरवर्ड कर सकते हैं सेफ को। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल दिया हुआ है, तो आप खुद से भी ईमेल भेज सकते हैं और अपनी लीगल एंट्री करवा सकते हैं। और ईमेल भेजने में तो कोई कॉस्ट नहीं लगती है। इसके बाद आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट देना होता है और आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 1 या 2 ईयर का होना चाहिए। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ आपको एक मोटिवेशन लेटर देना होता है जो कि आपका एम्प्लॉयर ही आपको प्रोवाइड करेगा। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट डेट आती है तो आप उस टाइम उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो एक मोटिवेशन लेटर आपके लिए इशू करे। तो आप अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट, मोटिवेशन लेटर और उसके साथ आपका जो पूरा रेज्यूमे है वो आपको प्रोवाइड करना होता है। और ये सारी चीज़ें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं जाएगी। तो जिस एम्प्लॉयर का आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आपको सेम एम्प्लॉयर के साथ 3 सैलरी स्लिप्स भी चाहिए होती है। तो ये आपको जब आप अप्लाई करते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए,
उस टाइम आपको नहीं देना होता है कोई भी टैक्स या फिर ग्रीन रिसिप्ट या फिर सैलरी स्लिप, जो भी आप इसे बोलते हैं। लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं उस दिन आपको लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप दिखाना होता है और आपका बैंक का स्टेटमेंट भी देना होता है लास्ट 3 मंथ्स का। इसके बाद आपको अकोमोडेशन प्रूफ देना होता है। तो अकोमोडेशन प्रूफ के लिए आपका जो रेंटल एग्रीमेंट होगा आपके लैंडलॉर्ड के साथ, आप उसको ले जा सकते हैं जुंता के ऑफिस, और वहाँ पर आप जुंता से अकोमोडेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जस्ट इन केस कि अगर आप शेयरिंग में रहते हैं और आपके पास रेंटल एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में आप कोई भी 2 गारंटर ले जा सकते हैं, और वो जो गारंटर है उनके पास मिनिमल यहाँ का रेजिडेंस कार्ड होना ही चाहिए। तो वो आपकी गारंटी दे सकते हैं वहाँ पे, और फिर आपका जो जुंता है वो आपका बन जाएगा। और इसकी जो कॉस्ट है वो 5 से 10 यूरो की कॉस्ट होती है। तो इसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट वहाँ से मिलेगा वो आपका एज अ अकोमोडेशन प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। और जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, वो जुंता का जो सर्टिफिकेट होता है अकोमोडेशन वाला, उसको ही एज अ प्रूफ कंसीडर करते हैं यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए। इसके बाद आपको बनवाना होगा आपका निफ नंबर और जो निस नंबर होता है यहाँ पे। तो जो निफ नंबर है और निस नंबर है वो कम्प्लीटली फ्री बनता है, और निफ नंबर आपको बनवाने के लिए फाइनेंस ऑफिस जाना होगा और आपका हाथों हाथ निफ बन जाता है उस दिन, और उसमें आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, क्योंकि उसी नंबर पे तो फिर आप इन लोग को टैक्स देंगे, तो आपसे कैसे पैसे लेंगे निफ बनवाने के लिए। और जो निस होता है वो यहाँ का सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। ये 2 चीज़ें आपको मैंडेटरी चाहिए ही है जब आप यहाँ पर आते हो, तो आते ही साथ भी आप ये बनवा सकते हैं यहाँ पे। जो निफ नंबर है वो सेम डे बन जाता है, बट जो निस नंबर है सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर जैसे आपका नंबर जनरेट नहीं हुआ है अभी सोशल सिक्योरिटी का, उस केस में आप अपना एप्लीकेशन का रिसिप्ट भी लगा सकते हैं अपना मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करने के टाइम। इसके बाद आपको चाहिए होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आप कोई प्राइवेट अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आप उसका कार्ड नंबर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप यहाँ का जो पब्लिक हेल्थ केयर होता है वहाँ पर जाकर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में खुद को एनरोल कर सकते हैं, और वहाँ से आपको 10th नंबर मिल जाता है जो कि आपको सबमिट करना होता है फॉर द रेजिडेंस कार्ड प्रोसेस। तो अगर आप पोर्चुगीज प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसकी कॉस्ट डिपेंड करेगी कि आप किस एजेंसी से ले रहे हैं। लेकिन अगर आप जाते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए तो वहाँ पर आपको ये कम्प्लीटली फ्री होता है और वहाँ पे आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है। तो टीआरसी के लिए तो आपको पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में आप खुद को एनरोल कराना ही है। वैसे भी आपको ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप यहाँ रह रहे हैं तो आप यहाँ के पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में एनरोल हो, क्योंकि फ्यूचर में जब आपको कुछ भी बेनिफिट्स लेने होंगे तो अगर आप एनरोल नहीं होंगे तो आप उनको अवेल नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। जब आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं होता है और आप जाते हैं पब्लिक हेल्थ केयर में, तो उस टाइम पे जो आपका 10th नंबर बनता है वो टेम्परेरी बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार जब आपका रेजिडेंस कार्ड आ जाता है तो आपको पब्लिक हेल्थ केयर में जाके अपने उस टेम्परेरी एनरोलमेंट को परमानेंट करवाना है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जो टोटल कॉस्ट है वो इतनी पड़ेगी आपको, और अलग अलग केसेस में आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी बनवाने पड़ सकते हैं, तो इस कॉस्ट में आप वो कॉस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे अगर आप लॉयर लेते हैं पर्सनल, तो आपको उसकी फ़ी पे करनी पड़ेगी, तो वो एक अलग खर्चा आ जाता है यहाँ पे। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लॉयर लिया है, उसकी क्या फ़ी है, तो उस हिसाब से भी आपकी कॉस्ट फिर से वेरी हो जाएगी यहाँ पे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको बनवाने होंगे, और कुछ आप होम कंट्री से लाएंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ ऐसी होती है जिन्हें हम डॉक्यूमेंट कंसीडर नहीं करते हैं, बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे प्रोसेस में। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो जो आपको बोर्डिंग पास है उसको आपको सेफली रखना है, क्योंकि वो बोर्डिंग पास आपको प्रेजेंट करना होगा यहाँ पर जब आप अपॉइंटमेंट वाले डे जाएंगे। और इसके अलावा जैसे अगर आप फ्लाइट से नहीं आए, आप बाय बस आए हैं या बाय ट्रेन आए हैं, तो वो पूरी जर्नी का आपका जो टिकट रिकॉर्ड है वो आपको सारा आपको सेफली रखना होगा, क्योंकि वो आपसे मांगा जा सकता है ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये थे सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो हर आर्टिकल में अगर आप जाएंगे तो मोर और लेस सारे सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रेजिडेंस कार्ड प्रोसेस से या मेरे किसी और अदर वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दोज, एंड आई विल सी यू बैक नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो।